नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों देखिए, भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था जो 1773 ईस्वी से लेकर 1935 ईस्वी के बीच में हुआ था, तो यहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रख के यह प्रश्न बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में क्या असत्य है, यानी कि क्या गलत है। ए, बंगाल में एक प्रशासन मंडल बनाया गया जिसका अध्यक्ष गवर्नर वारेन हेस्टिंग तथा उसकी सहायता के लिए 4 पार्षद फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन तथा वारवेल नियुक्त किए गए। यह सत्य है। बी, कि सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। यह भी सत्य है। सी, कि इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यह भी सत्य है। और जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी उसमें मुख्य न्यायाधीश इम्पे, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इम्पे तथा चेम्बर्ज, लिमेस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। तो एक सुप्रीम कोर्ट जो बना था उच्चतम न्यायालय, तो उसमें तो एक मुख्य न्यायाधीश थे प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे। इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि नाम कई बार पूछा गया है और भविष्य में भी पूछा जाएगा। और डी, कि इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील नहीं की जा सकती थी। यह गलत है क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल यह ब्रिटेन में थी, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में थी, तो वहाँ पे अपील की जा सकती थी। जैसे अभी होता है कि छोटे न्यायालय होते हैं उनके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, तो वैसे ही उस समय जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय था तो उसके विरोध में आप इंग्लैंड में अपील कर सकते थे क्योंकि उस भारत में उस समय इंग्लैंड का शासन था। तो इन सबको ध्यान रखना है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से। और अगला क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विषय में क्या सत्य है। ए, कंपनी के व्यापार करने के अधिकार को जारी रखा गया किंतु उससे सैनिक, असैनिक एवं राजस्व संबंधी मामले लेकर एक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंप दिया गया। सत्य दोस्तों। बी, कि पिट्स इंडिया एक्ट के विवाद को लेकर लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। ब्रिटेन की सरकार थी उस समय, लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार थी, तो उनको त्यागपत्र देना पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के मामले को लेकर। सी, कि इस एक्ट के द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत हुई जो 1858 तक विद्यमान रही। यह भी सत्य है। डी, कि सभी कथन सत्य हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी कथन इसमें सत्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि द्वैत शासन क्या है। द्वैत शासन मतलब, तो एक तो देखिए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, एक तो ये देख रहा है यहाँ पे। दूसरा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना व्यापार कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी, वो दोनों लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है अभी भी, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसको सैनिक अधिकार मिल गया, असैनिक अधिकार मिल गया, राजस्व संबंधी अधिकार मिल गया, और बाकी कंपनी अपना व्यापार कर ही रही थी अभी। तो ये दोनों लोगों का शासन था, इसलिए इसको द्वैत शासन कहा गया। द्वैत शासन, द्वैत का मतलब दो, शासन का मतलब शासन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और दूसरा जो एक बना था एक नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का शासन। तो यही द्वैत शासन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि 1786 के अधिनियम के संबंध में क्या सत्य है। क्या सत्य है 1786 के अधिनियम के संदर्भ में। ए, यह अधिनियम इसलिए पारित किया गया ताकि कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार हो सके। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि यानी कि आपके अंदर योग्यता है तो सरकार आपको पद देने के लिए नियम में परिवर्तन कर सकती है। कॉर्नवालिस को
कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल भारत के लिए तैयार हो सके कॉर्नवालिस, इसके लिए 1786 का नियम पारित किया गया था। बी कि मुख्य सेनापति की शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गईं, सही है। सी गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को रद्द एवं लागू कर सकता था, यह भी सत्य है। और यही बी और सी दो अधिकार दिए गए तब कॉर्नवालिस महोदय भारत का गवर्नर जनरल बनने के लिए तैयार हुए थे। और डी सभी कथन सही है, डी सभी कथन सही है। और कॉर्नवालिस की समाधि यानी कि कहाँ इनको दफनाया गया है, तो अपने गाजीपुर ज़िले में, गाजीपुर में। देखते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 1813 के चार्टर एक्ट के संबंध में क्या असत्य है, यानी कि क्या गलत है। ए पहली बार भारत पर अंग्रेजों की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई, सही है दोस्तों। बी चीन एवं चाय को छोड़कर कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यह सही है दोस्तों। चीन मतलब अपना पड़ोसी देश, और चाय जो हम सुबह पीते हैं तो चाय, तो चीन एवं चाय के छोड़कर कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब कोई अन्य यूरोपीय भी व्यापार कर सकते हैं, ब्रिटेन के नागरिक मतलब व्यापार कर सकते हैं। लेकिन इन दो चीज़ों पे अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया अधिकार कि केवल वही कर सकती है। सी की बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियां गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के अधीन कर दी गईं। और डी की प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन एवं साहित्य के सुधार के लिए दिया गया, तो डी तो देखिए सत्य है। और सी कि बम्बई एवं मद्रास की प्रेसिडेंसियां गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के अधीन 1813 के नहीं, बल्कि 1813 में नहीं की गई थी, बल्कि ये की गई थी 1784 वाले में। 1784 का जो एक्ट था उसके द्वारा की गई थी, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की नीति के तौर पर शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का प्रतिपादन किस गवर्नर जनरल ने किया दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल कौन था कि इसको नीति के तौर पे इसको लागू किया, तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑकलैंड। और ऑकलैंड का मतलब इनका कार्यकाल भी पूछा, एक बार मिलाने को दिया था कि इनका कार्यकाल कब था, तो 1836 से लेकर 42 तक ऑकलैंड महोदय का कार्यकाल था। और द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के संदर्भ में इसका मतलब यह था कि पहले जो उच्च वर्ग है, उच्च वर्गों को शिक्षित किया जाए, फिर अपने आप निम्न वर्ग के लोग शिक्षित हो जाएंगे, शिक्षा का धीरे धीरे ऊपर से नीचे प्रसार होगा। यही थी द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। ऑकलैंड ने एक नीति के तौर पर इसको लागू किया, लेकिन वैसे मतलब मैकाले भी इसका समर्थक था, लेकिन एक नीति के तौर पर गवर्नर जनरल था ऑकलैंड, तो इसने लागू किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी से कि 1833 के चार्टर एक्ट के विषय में क्या असत्य है। असत्य है यानी कि गलत है क्या। ए गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य जो कि विधि सदस्य था के रूप में नियुक्त किया गया, तो यह सही है। बी कि इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। सी कि भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध करने तथा सुधारने के लिए एक विधि आयोग की नियुक्ति हुई। यह सही है दोस्तों।
और डी कि 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को जन्म दिया। यह गलत है, क्योंकि 1833 के एक चार्टर एक्ट ने नहीं बल्कि 1861 का जो अधिनियम था उसके द्वारा दिया गया था। और बी कि इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। यह सही है, इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया, क्योंकि इसमें देखिए जो गवर्नर जनरल था वो भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था, संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था, और इसलिए यह भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि प्रतिनिधि संस्थाओं को जन्म 1861 का अधिनियम था उसके द्वारा मिला था। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जल्दी से, कि अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। ए 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम भारत के लिए एक विधान परिषद की स्थापना हुई, सत्य है। बी कि उपर्युक्त विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पारित किया गया, यह भी सत्य है, क्योंकि ये जो विधान परिषद थी इसमें उस समय केवल 12 लोग थे, तो 4 प्रेसिडेंसियाँ थी जो उस समय भारत में थी। तो वो जैसे बम्बई हो गया, बंगाल हो गया, बम्बई, बंगाल, अपना संयुक्त प्रांत और मद्रास, तो इन चारों से एक एक लोग इस विधान परिषद में आए थे। तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व माना गया, मतलब अपनाया गया, तो ये सही है। सी की 1892 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, यह भी सत्य है। डी कि 1892 के अधिनियम के द्वारा निर्वाचन पद्धति की शुरुआत नहीं हुई थी, यह गलत है, क्योंकि 1892 के अधिनियम के द्वारा ही निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हो गई थी। तो गलत, असत्य पूछा है, असत्य डी है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी से, कि भारत शासन अधिनियम 1858 के विषय में क्या सत्य है। क्या सत्य है। ए कि इस अधिनियम को 1858 एक्ट फॉर दी वेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई, यह सही है, क्योंकि जो भारत शासन अधिनियम का आधिकारिक नाम यही था, 1858 एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह सत्य है। बी कि भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया गया एवं ब्रिटिश सम्राट यानी कि क्राउन को सौंप दिया गया, यह सही है, क्योंकि 1857 का विद्रोह हुआ था और एक ही साल बाद ये आया 1858। सी भारत पर शासन अब ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त एक 15 सदस्यीय परिषद, बहुत है दोस्तों महत्वपूर्ण, कि अब भारत पर शासन ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त एक 15 सदस्यीय परिषद को सौंपा गया, जिसका अध्यक्ष भारत राज्य सचिव, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारत राज्य सचिव था। इस प्रकार देखिए सभी कथन सही है, आंसर इसका डी हो जाएगा कि सभी कथन सत्य हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 1861 के भारत अधिनियम के संबंध में क्या सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है। ए कि इस अधिनियम से शक्ति लेकर लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और उसमें हुआ जैसे ये था कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली का मतलब ये है कि जैसे एक व्यक्ति को एक विभाग दे दिया गया, एक व्यक्ति को एक विभाग दे दिया गया,
तो इसी को विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहा गया। पहले इस तरह का नहीं था, पहली बार 1861 में ही हुआ। ये सही है। बी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 5वां सदस्य जो कि विधि प्रवृत्ति का था शामिल किया गया, यह भी सत्य है। सी, कि बम्बई मद्रास प्रांत से अपने लिए कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। और डी, वायसराय को नए प्रांत की स्थापना तथा सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार दिया गया है। देखिए डी सही है लेकिन सी गलत है, क्योंकि बम्बई तथा मद्रास प्रांत से अपने लिए कानून बनाने का अधिकार छीना नहीं गया था बल्कि दे दिया गया था, तो इसलिए गलत पूछा है, गलत है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1919 और 1935। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ए, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों कि द्वैत शासन प्रणाली क्या है। तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई तथा प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में बांटा गया, आरक्षित विषय एवं हस्तांतरित विषय। यह सही है दोस्तों। और बी, कि आरक्षित विषयों पर प्रशासन गवर्नर अपने उन पार्षदों की सहायता से करता था जिन्हें वह मनोनीत करता था। मनोनीत मतलब वो स्वयं नियुक्त कर देता था। तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन वह निर्वाचित सदस्यों के द्वारा करता था। तो देखिए आरक्षित विषयों में प्रशासन गवर्नर जनरल अपने उन पार्षदों की सहायता से करता था जिन्हें वो मनोनीत करता था। एक तो ये हो गया। और दूसरा कि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन वह निर्वाचित सदस्यों के द्वारा करता था। तो देखिए 2 तरह से हो गया, मनोनीत के द्वारा एक प्रशासन कर रहा है, दूसरा कि निर्वाचित के द्वारा ही कर रहा है गवर्नर, लेकिन 2 माध्यम से कर रहा है, इसलिए द्वैत शासन कहा गया, क्योंकि द्वैत का मतलब 2 होता है। और सी, की पृथक प्रतिनिधित्व सिखों, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन तथा भारतीय ईसाइयों को दिया गया, यह भी सत्य है। और इसका डी है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू नहीं की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू नहीं की गई, यह गलत है, क्योंकि इसी में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को लागू कर दिया गया था। 1919 में ही प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी गई थी। तो यह लिखा है कि नहीं की गई थी, इसलिए गलत हो जाएगा, असत्य ही पूछा है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में ये था कि सबको वोटिंग का अधिकार नहीं था। एक क्राइटेरिया था कि जिसकी इनकम मतलब एक सर्टेन इनकम है, मान लीजिए 1000 2000 जो भी था उस समय, तो वही सब था, सबको नहीं था। लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन लागू हो गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा ही। और बाकी ये सब सही ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी से कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के विषय में क्या सत्य नहीं है? सत्य नहीं है दोस्तों पूछा है। ए, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व शासन लागू किया गया। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व सही है। बी, सभी विषयों को केंद्र एवं प्रांतों में बांट दिया गया, यह भी सत्य है। सी, की प्रांतीय विषय के विषय थे शिक्षा, चिकित्सा, स्थानीय स्वशासन एवं भूमि कर, अकाल संहिता इत्यादि, सही है, प्रांतीय विषय थे। और देखिए केंद्रीय सूची के विषय थे विदेशी मामले, रक्षा, डाकघर एवं सार्वजनिक ऋण, ये 4 थे। केंद्रीय सूची के विषय थे विदेशी मामले, रक्षा, डाकघर एवं सार्वजनिक ऋण, ये 4। प्रांतीय सूची के विषय थे शिक्षा, चिकित्सा, स्थानीय स्वशासन एवं भूमि कर और अकाल संहिता। यानी कि जो कम महत्वपूर्ण थे वो प्रांतीय सूची में थे और जो अत्यधिक महत्वपूर्ण के थे वो केंद्रीय सूची में हैं, अभी भी ऐसे ही है। और डी, की केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था को समाप्त नहीं किया गया बल्कि लागू कर दिया गया था।
द्विसदनी व्यवस्था। द्विसदनी व्यवस्था का मतलब कि उसमें दो सदन थे। द्विसदनी का मतलब दो सदन थे। दो सदन थे, एक तो राज्य परिषद, एक थी राज्य परिषद और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा। तो ये जो केंद्रीय विधानसभा है ना, दूसरा नंबर पर केंद्रीय विधानसभा, इसी में भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, यही था। और इसका 1919 के अधिनियम में ये बना था। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था बनी थी। पहला था राज्य परिषद, दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। तो इसी केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त, इन दो लोगों ने 1929 में बम फेंका था। 8 अप्रैल के दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम 1935 के विषय में क्या गलत है। भारत शासन अधिनियम 1935 के विषय में क्या गलत है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया था, सत्य है दोस्तों। बी, कि संघ के प्रशासन के विषय को 2 वर्गों में बांटा गया था, आरक्षित विषय एवं हस्तांतरित विषय, यह भी सत्य है। सी, आरक्षित विषयों में शामिल था प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले एवं जनजातीय क्षेत्र, तथा बाकी विषय हस्तांतरित ग्रुप में थे। तो आरक्षित विषय में ये 4 थे दोस्तों, इनको 4 को याद रखना है कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय एवं जनजातीय क्षेत्र, इन चारों को छोड़कर बाकी विषय हस्तांतरित ग्रुप में थे, यह भी सत्य है। डी, कि प्रांतों की स्वायत्तता समाप्त कर दी गई। समाप्त नहीं की गई थी दोस्तों, क्योंकि प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी। प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी और इसी के आधार पर 1935 के अधिनियम के आधार पर ही 1937 में चुनाव हुए थे। 1937 में जो प्रांतों का चुनाव हुआ था, 1935 के अधिनियम के आधार पर ही 1937 में प्रांतों में चुनाव हुआ था। तो यही इसका आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको याद रखना है। कि जैसे देखिए, इसको याद रखना है कि आरबीआई की स्थापना हुई थी इसी अधिनियम के द्वारा। संघीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो इस समय जो सर्वोच्च न्यायालय, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरा याद रखना है कि वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था। जो आज का म्यांमार है, पहले वर्मा था, तो म्यांमार यानी कि वर्मा को 1935 के अधिनियम के द्वारा अलग किया गया, यानी कि अलग नहीं होता तो अभी वो भारत में रहता। और 2 नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा बने थे। और तीसरे नंबर का महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा कुछ प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था थी, यह भी सही है। जिससे अपना उस समय का जो संयुक्त प्रांत था, और बिहार के बाद बंगाल, और बंगाल के बाद बम्बई एवं मद्रास, इन सभी में 2 सदन थे। और चौथा महत्वपूर्ण, कानून बनाने के विषयों को 3 वर्गों में बांटा गया था, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, इन 3 वर्गों में बांटा गया था। और 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसको भी ध्यान रखना है 1935 के अधिनियम के संदर्भ में। एक ही, अवशिष्ट शक्तियों पर अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल को ही करना था, कि इस पर विधि केंद्र सरकार बनाएगी या राज्य की सरकार, गवर्नर जनरल को ये डिसाइड करना था।
और 1935 के अधिनियम के संदर्भ में नेहरू जी का कथन क्या था, कई बार पूछा है। तो नेहरू जी का कहना था कि भारत शासन अधिनियम 1935 अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित यानी कि उसमें इंजन नहीं है गाड़ी के समान है। नेहरू जी का कथन था कि भारत शासन अधिनियम 1935 अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1909 का जो अधिनियम था, तो 1909 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि के निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और साथ ही जो मुस्लिम वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल कब बना था, 1909 में ही बना था। इन दोनों तथ्यों को याद रखना है। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।